Am I audible, guys? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अरे यस सर। अचानक कोई रिस्पांस मिलना बंद हो गया तो क्या? यस सर। थैंक यू। तो चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है डे 4, बेसिक नेटवर्क। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं नेटवर्क एक्चुअली में है क्या, नेटवर्क का पोर्शन अब शुरू होगा। अभी तक जो बेसिक्स था, बेसिक्स भी ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक तो शुरू करने के पहले आप में से कोई अगर इंट्रोड्यूस करना चाहे नेटवर्क को, कोई बताना चाहे आप नेटवर्क के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब क्या है नेटवर्क, किस चीज़ को नेटवर्क कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आपके पीछे कोई बात कर रहा है, उसकी बहुत नॉइस आ रही है। जस्ट एक सेकंड, होल्ड ऑन, मैं देखता हूँ। सर नेटवर्क एक जाल है। हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो आप लोग बता रहे थे अबाउट नेटवर्क। कोई बताना चाहेगा नेटवर्क क्या है? sir, network is a combination of device transfer data, which can transfer data and ये भी सही है। और सर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सर्वर, उसको हम लोग मतलब डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। सर एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे मतलब किसी एक पर्टिकुलर में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे नेटवर्क बोलते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन वेरियस बॉडीज सर। जैसे अगर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो वो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। अगर हम अपने पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, अगर हमारा भी एक नेटवर्क होगा, जैसे हम किसी अपने सोसाइटी में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसे एक नेटवर्क बोलेंगे सर। वे ऑफ कम्युनिकेशन। और चलिए थोड़ा सा इसमें और तड़का लगा देते हैं। नेटवर्क एक्चुअली करते हैं क्या? देखिए, जब कोई भी नेटवर्क इनेबल डिवाइस
एक दूसरे नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस से कम्युनिकेट करती है through any kind of transmission media, maybe it is wireless, maybe it is wired, to share information, data, and also the resources. That thing is called a network. A network is minimum required with at least 2 devices. Minimum number of the devices to create a network is at least 2 devices, 2 end user devices. अब जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर को ही कनेक्ट करे तो ही उसे नेटवर्क कहेंगे. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. कोई भी नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस, अब मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइस, इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी डिवाइस जिसमें कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, मतलब कि वो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए सक्षम हो. ठीक है. और ऐसी अगर कोई भी डिवाइस है नेटवर्क पे है तो ऑब्वियसली इट will have an IP address. ठीक है. आइए अब इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. There are many types of network that provide us with different kinds of services. बहुत तरह के नेटवर्क होते हैं जो अलग अलग तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यस, आपका जो मोबाइल फोन है वो भी किसी न किसी एक नेटवर्क में तो है ही है, तभी वो आपसे आपके लिए वो कॉलिंग की सर्विस आपको दे रहा है, इंटरनेट की सर्विस दे रहा है. ठीक है. In the course of a day, a person might make a phone call, watch a television show, listen to the radio, look up something on the internet, or even play a video game with someone in another country. एक दिन में एक नॉर्मल इंसान इतने सारे काम करता है, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता कि ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या नेटवर्क चल रहा है. All of these activities depend on robust, reliable networks. कि जितनी एक्टिविटीज है एक मजबूत एक नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड करती है, एक रिलायबल नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड करती है. The network provides the ability to connect people and equipment no matter where they are in the world. अब नेटवर्क लोगों को जोड़ने के काम करता है. लोग मतलब अब हमारे हाथों में तार पकड़ के दूसरे हाथों के तार नहीं पकड़ाने होते. This actually means, this statement means कि जो भी हम डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, एंड यूजर डिवाइसेस उनको कह सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम अगर आपस में कनेक्ट कराएं थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई प्लेनेट के दूसरे हिस्से में बैठा हुआ है, वी आर कनेक्टेड, आवर डिवाइसेस आर कनेक्टेड. तो उन डिवाइस की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, फोन कॉल, टेलीविजन शो, रेडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग, और इवन हम लोग गेम्स भी साथ में मल्टीप्लेयर पे खेलते हैं. Communication technology in 1990s and before required separate dedicated network for voice, video and computer data communication. 1990s और उसके पहले क्या होता था, ये जितने काम हो रहे हैं ना, इस सब के लिए एक अलग तरह का नेटवर्क होता था. If we are supposed to make a telephone call, हमें एक टेलीफोन नेटवर्क चाहिए होता था. हमें अगर टीवी देखना होता था तो टीवी के लिए अलग नेटवर्क होता था, वीडियो कॉल्स के लिए अलग, आपका इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए अलग, रेडियो के लिए अलग. आजकल क्या होता है, ये सभी तरह के जितने भी अलग अलग तरह के नेटवर्क हैं, ये एक ही में आ चुके हैं. बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, आप इससे कॉल भी कर सकते हैं, रेडियो भी उसी नेटवर्क से आप रेडियो भी चला सकते हैं, इंटरनेट रेडियो चला सकते हैं, इंटरनेट तो यूज कर ही सकते हैं. ठीक है. वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं. और इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं कन्वर्ज्ड नेटवर्क. ठीक है. एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे तरह के काम किए जा सके, क्योंकि आज हम लोग करते ही करते हैं, इसको कहते हैं एक कन्वर्ज्ड नेटवर्क. ठीक है. और ये सारी तरह की सर्विसेज एक ही टाइम पे यूज की जा सकती हैं, और वो भी एक ही सिंगल डिवाइस से. अलग अलग डिवाइसेस की भी जरूरत नहीं पड़ती. मैंने फोन का एग्जांपल आपको दिया है. The new technologies create a kind of network that deliver more than single type of service. Unlike dedicated network, these new converged network are capable of delivering voice, video and data services over the same communication channel or network structure.
एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाती हैं आजकल। अलग अलग आपको सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। New products are coming to the market that take advantage of abilities of converged information network. People can now watch live video broadcast on their computers, make a telephone call over the internet, or search the internet using the television. Converged network makes this possible. इसी तरह के नेटवर्क को कन्वर्ज नेटवर्क कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, एक ही टाइम पे हम लाइव ब्रॉडकास्ट भी देखते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग भी करते हैं, ठीक है, और इवन फोन कॉल भी करते हैं। In this course, the term network refers to these new multi-purpose converged network information. अभी इस कोर्स में जो आपको बताया जाएगा वो सारी बातें converged network से ही रिलेटेड होंगी। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। पहले वॉइस नेटवर्क अलग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क अलग, वीडियो नेटवर्क अलग। अभी क्या हो गया, सब एक में करके उसको कन्वर्ज्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कन्वर्ज्ड नेटवर्क नाम से बोला जाता है। नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं ये सबको पता है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। स्टिल नेटवर्क कम्स इन ऑल साइजेस। नेटवर्क के कई साइजेस होते हैं। जैसे एक हम लोग जानते हैं कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे? सर, जब पे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क पे होते हैं, जैसे ब्लूटूथ। स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, जैसे कि मैंने अपने फोन को अपने ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, या मैं किसी फॉर्म में आपसे कोई फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ एक नेटवर्क है जो मेरे अपने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जाना गया है। दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं एक बिल्डिंग, एक कैंपस के अंदर स्टैब्लिश किए गए नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन के नाम से जानते हैं। फिर इससे बड़ा एक नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल आपके जो लोकल केबल टीवीज होते हैं, लोकल केबल नेटवर्क्स होते हैं, दे आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट काइंड ऑफ नेटवर्क। फिर आते हैं हमारा WAN, WAN, सबसे लार्जेस्ट काइंड ऑफ नेटवर्क, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस इसमें होते हैं, क्योंकि ये पूरे पैन वर्ल्ड पे काम करता है, पूरे प्लैनेट पे, जिसको हम लोग इंटरनेट भी बुलाते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है they can range from simple network consisting of 2 computers to the network connecting millions of devices. ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक नेटवर्क में मिनिमम नंबर ऑफ डिवाइस कितने हो सकते हैं, 2 तो हो ही सकते हैं एटलीस्ट। एक से इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, दूसरा रिसीव तो करने वाला एक होना चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर तो होना चाहिए। या मिलियंस ऑफ डिवाइसेस के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, या WAN कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क इंस्टॉल्ड इन स्मॉल ऑफिसेज और होम्स। Network installed in small offices or homes or home offices are referred to as SOHO network. SOHO is the short of small office or home office. ठीक है? SOHO networks enable sharing of resources such as printers, documents, pictures and music between few local computers. SOHO network में क्या-क्या चीजें कर सकते हैं हम फाइल शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो एंड आल्सो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, मेरा एक ऑफिस है, यहाँ पे 150 कंप्यूटर्स हैं, 150 यूजर्स हैं, यहाँ पे प्रिंटर्स 3 ही 4 हैं। तो मुझे 150 सिस्टम्स से अगर प्रिंट करना हो तो मुझे 150 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या? Isn't that एक्सपेंसिव? आप लोग ही ऑफिस में काम करते हैं, ज्यादातर के पास अपना पर्सनल प्रिंटर होगा ऑफिस में, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा कि एक जगह प्रिंटर लगा होगा, आप अपने सिस्टम से प्रिंट दे रहे हैं, आपका पड़ोसी भी उसी सिस्टम से प्रिंट दे रहा है, वही उसी प्रिंटर पे प्रिंट हो रहा है, आपके पीछे वाले डेस्क से भी कोई प्रिंट दे रहा है तो भी उसी प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
तो वो प्रिंटर बेसिकली आपके ही नेटवर्क पे शेयर्ड फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब प्रिंटर की शेयरिंग कैसे कैसे होती है ये अभी बता दें या आगे कभी टाइम मिला तो जैसा बताइए। चलिए आगे ही बता देंगे। In business, large network can be used to advertise and sell products, order supplies and communicate with customers. बिजनेस में बड़े नेटवर्क्स का क्या काम है? वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स, ऑर्डर की सप्लाईज और एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इवन विद द कस्टमर्स इनका यूज होता है। Communication over the network is usually more efficient and less expensive than traditional forms of communication, such as regular mail or long-distance phone calls. Network allow for rapid communication such as email and instant messaging, provide consolidation, storage, and access to the information on network server. जब हम किसी को मेल करते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं या कोई चीज शेयर करते हैं, तो वो पहले तो हमारे एक जो भी एक सर्वर होगा, एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी और सर्वर की स्टोरेज पे बेसिकली जब हम मेल करते हैं तो वो सर्वर की स्टोरेज पे एक जगह रख दी जाती है और उसका एक्सेस दे दिया जाता है सामने वाले जिसको भी रिसीवर होता है उसको। जैसे मैंने आपको कोई मैसेज अगर भेजना है तो मैंने मैसेज सेंड किया, वो मैसेज सबसे पहले तो मेरे मेल सर्वर पे गया और वहीं रह गया, ठीक है। आपको जब वो मैसेज देखना हो तो उसी मेल सर्वर से उसी मैसेज का एक्सेस आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से भेजा वो सीधे आपके कंप्यूटर पे गया, ठीक है। एक दूसरे को बस एक्सेस देना होता है कि ये मैसेज मैंने सर्वर पे रख दिया, इसका एक्सेस तुम लो, इसको देख लो। Business and SOHO network usually provide a shared connection to the internet. The internet is considered as a network of networks because it is literally made of thousands of networks that are connected to each other. इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहते हैं? अगर हम हमारे बिल्डिंग में जो भी जितने 150 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है आपस में, इसको एक नेटवर्क कह रहे हैं। यहाँ साथ में एक और ऑफिस है, वो भी ऐसे ही कनेक्टेड है। उस ऐसे करते करते यहाँ लखनऊ सिटी में कुछ नहीं तो 10,000 से ज्यादा ऑफिसेज होंगे जो जिनके बिल्डिंग में उनके सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे। ऐसे ही मैं लखनऊ का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में होंगे, ऐसे ही पूरे इंडिया में होंगे, ऐसे ही पूरे एशिया में होंगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में होंगे। इन सभी को अगर आपस में कनेक्ट करा दिया जाए, दैट थिंग इज कॉल्ड an internet. So it is called network of networks. इन सभी नेटवर्क्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, नेटवर्क कर दिया जाए, तो that is called internet. अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं इनमें से कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आपको सभी इसको पता है इंटरनेट का क्या काम होता है। म्यूजिक और वीडियो फाइल शेयर करना, रिसर्च ऑनलाइन, चैटिंग, वेकेशन प्लान करना, गिफ्ट्स एंड सप्लाईज डिलीवर कराना, आप सभी को पता है, नथिंग न्यू टू अस। अब यहाँ पे आपको बताया गया है स्मॉल होम नेटवर्क्स, जिसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ है और इसी कंप्यूटर से ही इसके रिसोर्सेज कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, जिसमें इसका एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है, स्कैनर जुड़ा हुआ है, स्पीकर जुड़े हुआ है, वेबकैम जुड़ा हुआ है, सब कुछ उसी कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। स्मॉल होम ऑफिस नेटवर्क में क्या सीन है? यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं और आपस में कनेक्टेड है। मीडियम टू लार्ज नेटवर्क में पूरी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे नेटवर्क हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं सिस्टम्स, नंबर ऑफ सिस्टम इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया गया है। दैट्स ऑल, यही इसी को इंटरनेट कहते हैं। अब किसी एक नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं? कंपोनेंट्स आपको पता है क्या, मतलब कंपोनेंट किस चीज को कहते हैं?
ये तो सभी को पता होगा। चलो, जो सबसे बेसिक रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स तो चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो कंपोनेंट होना चाहिए किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए वो होता है होस्ट। होस्ट का क्या मतलब है? होस्ट मतलब हमारा अपना सिस्टम, एक ऐसी मशीन जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट से यहाँ पे क्या मतलब है? मैं अगर इस मशीन को ऑन करूं, ये पूरी तरह से नेटवर्क पे हो चाहे ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से सेल्फ कैपेबल है अपने आप को रन करने के लिए, ठीक है। it is having its own operating system, it is working fine without any help of the network। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है। एंड यूजर सीधे हमसे इसका कांटेक्ट होगा। यहाँ पे होस्ट को क्या कह सकते हैं? हमारा अपना कंप्यूटर, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट होने जा रहा है उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है। फिर आते हैं शेयर्ड पेरिफेरल्स। ये इनका भी यूज आप कर सकते हैं, शेयर्ड पेरिफेरल्स। शेयर्ड पेरिफेरल्स क्या होते हैं? कोई बताएगा शेयर्ड पेरिफेरल्स क्या हो सकते हैं? सर जैसे प्रिंटर या फिर स्कैनर, जो भी पेरिफेरल शेयर हो सके। इवन वेबकैम, आपका स्टोरेज भी आपका आजकल शेयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे प्रिंटर्स का, प्रिंटर्स और स्कैनर्स। हाँ सही है। तो प्रिंटर्स और स्कैनर्स को हम शेयर्ड पेरिफेरल्स मान के चल सकते हैं। कैसे कैसे शेयर करते हैं प्रिंटर को, लाइए आपको मैं डिस्कस करी दूं। 2 तरीके होते हैं प्रिंटर को अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे शेयर करने के। एक होता है किसी न किसी कंप्यूटर से हेल्प लेके, ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट नेटवर्क से शेयर करना। इसमें प्रिंटर भी 2 तरीके के होने चाहिए। एक हमारा नॉर्मल प्रिंटर जो सीधे एक यूएसबी केबल से किसी न किसी एक मशीन से कनेक्टेड होता है और उस मशीन से उस प्रिंटर को शेयर किया जाता है। मशीन इन द सेंस आपका कंप्यूटर, कोई एक डेस्कटॉप या लैपटॉप की मशीन से उस प्रिंटर को डायरेक्ट एक यूएसबी टाइप ए केबल से कनेक्ट किया जाता है और फिर अपने विंडोज या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उस प्रिंटर को शेयर करते हैं नेटवर्क पे। तो इसमें डीमेरिट्स क्या है इसके कि वो लैपटॉप और डेस्कटॉप जिससे वो प्रिंटर कनेक्टेड है डायरेक्टली, अगर वो नेटवर्क में नहीं है, चाहे स्विच ऑफ है चाहे नेटवर्क के बाहर है, तो वो प्रिंटर शेयर नहीं होगा, वो उस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही डिपेंड रह जाएगा। दूसरा होता है एक नेटवर्क प्रिंटर आता ही आता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे लैन केबल से हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं वैसे ही उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिलेगा वैसे ही उसको भी एक आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट होस्ट की ही तरह काम करने लगेगा। फिर आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं? कोई एग्जांपल? स्विच, राउटर, हब। स्विच, राउटर, परफेक्ट। देखिए, जब हमें कई मल्टीपल कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कराना हो, ठीक है, हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कराना हो तो हमें कोई ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिससे हम ये चीज पॉसिबल कर पाए, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स लगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी तार ऐसे आया हुआ है, लैन केबल आया हुआ है, बीच में हमने ब्लेड से काटा और कटिया फंसा के दोनों केबल को आपस में जोड़ दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द नेटवर्क। तो क्या करते हैं, एक कंपोनेंट होता है स्विच या हब, दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, मैं अभी बता भी दूंगा क्या डिफरेंस है। उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, हर एक सिस्टम को इसके पोर्ट से कनेक्ट कराना पड़ता है अलग अलग। हर सिस्टम के लिए एक अलग डेडिकेटेड पोर्ट होगा जिससे ये सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत लोग कहते हैं सर इससे इसको अगर डायरेक्टली करा दें तो? इस तरह के कनेक्शन में बस 2 ही कंप्यूटर आप कनेक्ट करा सकते हैं,
इससे इसको करा सकते हैं बस, क्योंकि पोर्ट तो एक ही होता है ना, ठीक है। और इस तरह के कनेक्शन को पीयर टू पीयर बोलते हैं, आगे बताएंगे आपको। लेकिन हमें कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, तो क्या करते हैं, एक हम ऐसे डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम स्विच या हब्स के नाम से जानते हैं। पहले हब यूज करते थे, आजकल स्विच यूज करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम वो भी एक्सप्लेन। हर सिस्टम से एक डेडिकेटेड वायर, पूरा ये लैन केबल निकल के आती है, और इसमें पोर्ट्स लगे हुए होते हैं। मैं आपको दिखा भी दूं कैसे होते हैं। यहाँ एक नेटवर्क स्विच आप देख रहे हैं। हर सिस्टम से ये जो पोर्ट्स देख रहे हैं ना, ये सारे लैन पोर्ट्स हैं। हर सिस्टम से एक वायर निकल के आती है और इस पोर्ट पे लग जाती है, ठीक है। हर पोर्ट से एक सिस्टम जोड़ा जा सकता है। अलग अलग कैपेसिटी के स्विचेस आते हैं, कोई 4 पोर्ट का आता है, कोई 8 पोर्ट का आता है, कोई 24 पोर्ट का भी आता है, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है किसी को, वैसी स्विचेस का यूज कर लेता है। हाँ, एक और चीज, एक क्वेश्चन और अक्सर आता है सुनने में कि सर मान लीजिए अगर मेरे पास 8 पोर्ट का और 8 पोर्ट का स्विच है, तो क्या उन दोनों स्विचेस को हम आपस में कनेक्ट करा सकते हैं? इस स्विच को और इस स्विच को आपस में कनेक्ट करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। इससे केबल लीजिए और इसके पोर्ट में लगा दीजिए, दैट्स ऑल। कोई भी पोर्ट, कोई भी कुछ भी। पहले क्या चलता था, पहले हब्स चलते थे, नेटवर्क हब, दिखने में बिल्कुल स्विच की तरह, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें काफी डिफरेंस होता है एक नेटवर्क स्विच और एक नेटवर्क हब में। क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे आगे जब ये आएंगे तो, ठीक है। तो और राउटर्स की भी जरूरत पड़ती है। दो अलग अलग नेटवर्क को अगर आपस में कम्युनिकेट कराना हो, फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क से ग्लोबल एरिया नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना हो, वहां हमें जरूरत पड़ेगी राउटर्स की। फिर आते हैं नेटवर्किंग मीडिया। व्हाट इज नेटवर्किंग मीडिया? कोई भी ऐसी मीडिया जिससे हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर पाए। नेटवर्किंग मीडिया में भी 2 तरीके की मीडिया होती है, एक होती है गाइडेड, एक होती है अनगाइडेड। गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मतलब फिजिकल मीडिया विद द हेल्प ऑफ वायर्स, मतलब हम एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन को अगर डेटा भेज रहे हैं, ये वायर के थ्रू जा रहा है तो ही गाइडेड है। मैंने उसको एक वायर के माध्यम से मैंने उसको बताया, डायरेक्शन दे दी है कि जहां वायर है सिर्फ उसी में डेटा है, ना इधर है ना इधर है। इसीलिए कहने को अगर इस तरह से समझना हो, इस तरह से याद करना हो, तो ये सिंपल सा एक लेमैन टेक्निक है इसको याद करने के लिए। मैंने इसको एक डायरेक्शन दे दी है कि सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, आप ये ऐसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। वायर के थ्रू, वायर कौन सा यूज होता है? वायर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर वायर, जो कि अक्सर हमारे लैन केबल्स में वही दिखता है। कोएक्सियल केबल्स आते हैं, ठीक है। गाइडेड में एक और आ जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, भी गाइडेड ही है, ठीक है। ये तीनों सबसे ज्यादा जाने जाते हैं गाइडेड नेटवर्किंग मीडिया के। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, कॉपर वायर होती है, ठीक है। एक कॉपर कंडक्टर होता है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई होती है। अगर हम नेटवर्क में इसके इस्तेमाल की बात करें तो हम 8 तारों का इस्तेमाल करते हैं। एक नेटवर्क केबल में 8 वायर्स होती हैं। अगले चैप्टर में आपका यही है, अगले चैप्टर में आपको मैं यही बताऊंगा एक नेटवर्क केबल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके जैक्स कैसे होते हैं, क्रिम्पिंग कैसे की जाती है। मैं कैमरे पे आपको क्रिम्पिंग करके भी दिखाऊंगा, एक क्रिम्पिंग कैसे की जाती है एक वायर की, ठीक है।
यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर पढ़ते हैं। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ओके सर। बस एक ओके भी काफी है मेरे लिए, बस एक बार रिस्पॉन्ड मत कर कीजिए। ठीक है सर, कर रहे ओके हैं। सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो सिंपल सा लॉजिक है मेरा क्या किसी का भी। बहुत लंबा सा मैसेज भेजते हो और उधर से एक वर्ड का रिप्लाई आता है ये वाला दर्द आप लोग समझ सकते हो। है ना? जस्ट किडिंग। आते हैं वापस टॉपिक पे। शेयर्ड पेरिफेरल्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेटवर्क। शेयर्ड पेरिफेरल्स की बात कर रहे हैं। शेयर्ड पेरिफेरल्स में हमारे जो प्रिंटर्स हैं, एक प्रिंटर को हम शेयर्ड पेरिफेरल कब कहेंगे? जब वो प्रिंटर नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। वो प्रिंटर किसी ऐसे डेस्कटॉप से किसी होस्ट से कनेक्टेड है और फिर उस होस्ट के द्वारा होस्ट ने उसको शेयर किया है आपके नेटवर्क पे। ठीक है? और नॉट ओनली प्रिंटर, ऐसे शेयर करके आप स्टोरेज को भी कर सकते हैं। स्टोरेज डायरेक्टली अगर शेयर्ड नहीं है नेटवर्क पे और किसी डेस्कटॉप या किसी लैपटॉप पे उसको कनेक्ट कराते हैं और उस लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको शेयर करते हैं, इन तरह के चीजों को हम शेयर्ड पेरिफेरल या शेयर्ड स्टोरेज कह सकते हैं। वेबकैम्स भी शेयर हो जाते हैं, वेबकैम्स को भी कह सकते हैं। सीडी डीवीडी राइटर्स वो भी शेयर हो जाते हैं, उनको भी कह सकते हैं। ठीक है? वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में कैपेबल नहीं है कि डायरेक्टली ऑन हो गए तो बस हो गए। ठीक है? और ना ही उन पे डायरेक्ट नेटवर्क की कनेक्टिविटी की जा सकती है। वो किसी न किसी कंप्यूटर से, किसी न किसी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से उनकी हेल्प से शेयर किए जाते हैं। ठीक है? The host is responsible for sharing the peripherals across the network. Hosts have computer software to configure to enable people on the network to use the attached peripheral devices. Host के पास इस काम को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपने डिवाइस को, जो भी प्रिंटर लगा हो या स्कैनर लगा हो, उसको शेयर कर पाए। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है होगी आपको? देखिए, यहाँ एक प्रिंटर कनेक्टेड है। हाँ, ये रही शेयरिंग। एक प्रिंटर मान लो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। ठीक है? यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से। उस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज मैंने ओपन की और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया शेयर दिस प्रिंटर, इनेबल कर दी मैंने इसकी शेयरिंग। अब मैं नेटवर्क से भी कनेक्टेड हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क में मैं कनेक्टेड हूँ। लोकल एरिया के नेटवर्क में मेरे यहाँ मान लो 150 सिस्टम्स हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं विजिबल हो जाऊंगा 150 सिस्टम्स पे, जो भी यहाँ आप नाम दोगे उस नाम से, HP LaserZ, या मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंटर। अब मेरे नेटवर्क पे जितने लोग होंगे मेरे प्रिंटर को इसी नाम से जानेंगे, इसी नाम से उनको विजिबल होऊंगा मैं। ठीक है? अब वो अपने सिस्टम में जब कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे, पहले तो उनको भी ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अपने सिस्टम में जब वो प्रिंट करने लगेंगे MS वर्ड से या कहीं से भी, तो उसमें प्रिंटर में एक ऑप्शन आएगा, ये लिख के आएगा सिद्धांत प्रिंटर। ठीक है? उस पर वो सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट देंगे, वो प्रिंट मेरे सिस्टम पे आएगी, मेरे सिस्टम से मेरे प्रिंटर पे जाएगी और फिर वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। ठीक है? एक ये तरीका है जिसको हम कहते हैं शेयर्ड पेरिफेरल्स। ठीक है? यहाँ पे मैं इसमें आपको इमेज में ज्यादा अच्छे से बता दूंगा।
यहाँ देखिए, इसमें पेरिफेरल्स कौन से हैं, होस्ट कौन से हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं और नेटवर्क मीडिया कौन सा है। चलिए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं, पीसी और ये लैपटॉप, ठीक है, ये तो है होस्ट। ये जो पीसी है, ये ये तो है होस्ट, ठीक है। और कौन से होस्ट हैं? सर्वर सर। जो भी एंड सिस्टम है वो होस्ट कहलाता है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें पेरिफेरल्स कौन से हैं? स्कैनर, स्विच, नेटवर्क प्रिंटर। नहीं, ये भी होस्ट ही है। इसके पास भी अपना आईपी एड्रेस है। नेटवर्क प्रिंटर ये सीधे नेटवर्क से सीधे देखो स्विच से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं? नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं? ये मेरा स्विच, ये मेरा हब, ठीक है। और भी कुछ है ऐसे? नहीं, इतना है। ये हो गए हमारे नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क मीडिया क्या है? नेटवर्क मीडिया कौन से हैं? ये नहीं, डिवाइस नहीं, ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स लगे हैं ये नेटवर्क मीडिया है, ठीक है। जो भी केबल्स लगे हुए हैं या वायरलेस हुआ या वायर्ड हुआ, ट्विस्टेड पेयर लगा, ऑप्टिकल फाइबर लगा, कोएक्सियल केबल लगा, जो केबलिंग वाला जो पोर्शन है वो आता है नेटवर्क मीडिया। अच्छा सर, सिर्फ केबल है सर? हाँ, नेटवर्क मीडिया यहाँ पे इस डायग्राम में बस केबल ही है। ओके सर। नेटवर्क मीडिया, अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक और हल्का सा दूसरे फ्लेवर में मैं आपको समझाऊं। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने वाली मीडिया। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? मुझे डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है, तो कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरे वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है जो कि हवा में एक साउंड वेव बना रही है, ठीक है, और जो कि आपके कानों तक पहुंच रही है। अगर हवा ही न हो, एक वैक्यूम की स्टेज हो, तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, ठीक है। स्पेस में आवाज इसी तरह नहीं पहुंचेगी। एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। जब किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल कराते हैं तो दैट रिक्वायर्स अ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। और ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह की होती हैं, गाइडेड, एक अनगाइडेड, जिसको हम लोग प्यार से वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। जो वायरलेस होती है वो अनगाइडेड होती है, क्योंकि उसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं दे पाते। मेरा एक राउटर यहाँ लगा है, वो मेरे सामने भी रेंज होगी, उसकी लेफ्ट साइड भी होगी, राइट साइड भी होगी, पीछे भी होगी, ऊपर नीचे हर जगह होगी। लेकिन गाइडेड में हम उसे वायर के थ्रू एक डायरेक्शन दे देते हैं, इसीलिए उसको गाइडेड बोलते हैं। सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, इसी के बीच में आपको ट्रेवल करना है, ठीक है। इन्हीं ट्रांसमिशन मीडिया को हम नेटवर्क मीडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या नेटवर्क मीडिया हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। केबल सिस्टम क्लियर हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर रोल्स इन द नेटवर्क। All computers connected to a network that participate directly in network communication are classified as host. देखिए, ये चीज मैं आपको भी बता रहा था कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो कि नेटवर्क में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर क्लासिफाइड एज होस्ट। अब वहां पे जो प्रिंटर जो शेयर था, वो शेयर्ड प्रिंटर होस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कोई ऐसी डिवाइस जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है, दे आर ऑल होस्ट। होस्ट कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑन देयर नेटवर्क। होस्ट नेटवर्क पे मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मैंने इसीलिए वर्ड का यूज किया था कि सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और के बिना हेल्प से चलने वाला। इन मॉडर्न नेटवर्क कंप्यूटर होस्ट कैन एक्ट एज क्लाइंट एंड अ सर्वर बोथ। अब क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? नेटवर्क पे देखो, एक काम होता है, या तो कोई एक मशीन दूसरे मशीन को डेटा भेजती है या उससे लेती है, या दूसरे वर्ड्स में कहो तो एनी मशीन कैन रिक्वेस्ट समथिंग और एनी मशीन कैन फुलफिल दैट रिक्वेस्ट। यही तो होता है। आप चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने गूगल खोलना है अपने सिस्टम पे, आप अपना इंटरनेट चलाने वाला जो एप्लीकेशन है ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर जिसको कहते हैं। आपने www.google.co.in लिखा और एंटर मारा, आपके सामने गूगल का पेज आ गया। नॉर्मल सी बात है, सबके आता है। स्लो इंटरनेट जैसे एयरटेल वालों को भी ना आता हो तो सबके आता है। तो एक्चुअली में किया क्या आपके सिस्टम ने? आपके सिस्टम ने गूगल के सर्वर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज शो मी दैट पर्टिकुलर पेज, प्लीज सेंड मी दैट पर्टिकुलर पेज। आपके सिस्टम ने रिक्वेस्ट करी और गूगल के सिस्टम ने उसी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और आपके सिस्टम पे वही चीज आपको डिस्प्ले करा दिया। यही तो हुआ। अब आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजिंग को ध्यान में रखिए, तो सारे इंटरनेट ब्राउजिंग में एक्चुअली में तो यही हो रहा है। कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और कोई ना कोई उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। यही तो हो रहा है। इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो बताइए। यस सर। तो इसमें जो रिक्वेस्ट करने वाले जो सिस्टम होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन सिस्टम को हम क्लाइंट बोलते हैं, और जो रिक्वेस्ट फुलफिल करने वाले होते हैं, जो उस रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं, उन मशीन्स को हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है। कोई भी मशीन सर्वर हो सकती है, कोई भी मशीन क्लाइंट हो सकती है, कोई उसमें कंपनसेशन नहीं है। या कोई ऐसी मशीन भी हो सकती है जो सर्वर और क्लाइंट दोनों। ठीक है। जैसे राइट नाउ जो मैं सिस्टम अपना यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप जो मैं यूज कर रहा हूँ, इट इज एक्टिंग एज अ सर्वर एंड क्लाइंट बोथ। सर एग्जांपल के तौर पे सर मांगने वाला क्लाइंट होता है हमेशा सर, राइट सर? मांगने वाला क्लाइंट होगा और जो उस मांग को पूरा करेगा वो सर्वर होगा। ओके सर। अब बहुत तरह की चीजें मांगी जा सकती हैं। इसमें चीजें क्या होंगी? उनको कहते हैं सर्विसेज। ठीक है। कई तरह की सर्विसेज की डिमांड की जा सकती है। कोई मेल की डिमांड कर सकता है, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग की डिमांड कर सकता है, कोई वेब पेज देखने की डिमांड कर सकता है। ठीक है। अलग अलग तरह की डिमांड के लिए अलग अलग तरह के सर्वर रोल्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं। कोई मेल सर्वर होगा, कोई DHCP सर्वर होगा जो आईपी देता होगा खाली, कोई DNS सर्वर होगा जो खाली डोमेन नेम सिस्टम मैपिंग के लिए होगा, कोई खाली मेल सर्विसेज, कोई खाली आपके फाइल सर्विसेज के लिए होगा, कोई फाइल दिखाने के लिए होगा। ठीक है। कोई सर्वर ऐसा होगा जो सिर्फ वेब पेज दिखाएगा। तो एक मशीन की कई तरह की डिमांड भी हो सकती है, और दूसरा मशीन जो भी उस डिमांड को पूरी कर रहा है, उसी मशीन को कहते हैं सर्वर। ठीक है। अच्छा, एक हम लोगों के मन में एक धारणा होती है, और वो सही भी है, कि सर्वर का मतलब है बहुत बड़ी कोई मशीन। ये कोई छोटी मशीन सर्वर नहीं हो सकती। नहीं, ये गलत है। थ्योरेटिकली ये चीज गलत है। कैसे गलत है? अच्छा, एक बात बताइए, आप में से सभी ने एक ना एक बार शेयरइट का इस यूज किया होगा। मैं शेयरइट का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? कोई भी चीज, आप कोई भी अपने फ्रेंड को फाइल अगर भेज रहे हैं अपने फोन से, लोकली आपने कनेक्ट किया, आपके फ्रेंड ने कहा प्लीज सेंड मी दैट मूवी टू माय डिवाइस, आपने वो मूवी उनको सेंड किया। ठीक है। उस कंडीशन में आपका फोन जो कि डिमांड पूरी कर रहा है वो सर्वर हुआ, और उनका फोन जो डिमांड कर रहा है वो क्लाइंट हुआ। मेरा ही लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप एक क्लाइंट की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये गूगल मीट का क्लाइंट है।
मैंने meet.google.com खोला, पेज ओपन मेरे सिस्टम में हुआ, आई एम द क्लाइंट ऑफ गूगल मीट। लेकिन साथ ही साथ मैं बैकएंड पे फाइल भी शेयर कर रहा हूँ, सो आई एम अ सर्वर एज वेल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आया? अब हमारे मन में धारणा क्यों बनी होती है कि सर्वर मतलब बहुत बड़ी मशीन। हाँ, ऐसा होता भी है। अगर वही सर्विस अगर आपको बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करनी हो एक ही समय पे, तो आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए होगा जिसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो, मेमोरी अच्छी हो, ताकि वो एक ही टाइम पे इतने लोगों के रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाए। बेस्ट एग्जांपल, मुझे अगर कोई वेबसाइट अगर पूरी दुनिया को दिखानी है, मैं एक वेबसाइट बनाया मान लो, मुझे वो पूरी दुनिया को दिखानी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं उसे अपने सिस्टम से भी होस्ट कर दूं, पॉसिबल है, मैंने कर दिया। लेकिन मेरा सिस्टम एक बार में ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोगों का, 100 लोगों का रिक्वेस्ट ही फुलफिल कर पाएगा। पूरी दुनिया से अगर उस पर हिट्स आने लगेंगे, दैट विल नॉट बी कैपेबल टू सर्व दैट। इन दैट केस हम हाई एंड सर्वर्स को रेंट पे लेते हैं और ईयरली उसकी पेमेंट करते हैं और अपनी वेबसाइट्स को उन पे होस्ट करते हैं। इनका एग्जांपल है जैसे गोडैडी हुआ, आपका होस्टिंगर हुआ, होस्टगेटर हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। किस कंडीशन में कोई मशीन सर्वर होती है और किस कंडीशन में कोई मशीन क्लाइंट होती है? वो कंडीशन होती है द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन दैट कंप्यूटर। मैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे ये वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया, दिस ब्राउजर इज अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। कोई भी वेब ब्राउजर है, आपका गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, और सॉरी एनी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे मैं इंटरनेट अपना एक्सेस कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर। जिस किसी मशीन पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, इसको क्लाइंट सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। जिस किसी मशीन पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, वो मशीन हमारी क्लाइंट हो गई। ठीक है, और ऐसे ही सर्व करने के लिए सर्वर पे भी सर्वर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिससे हम उस सर्वर के रोल्स जिससे हम उस पर्टिकुलर सर्वर के रोल्स डिसाइड करते हैं। जैसे आपका रोल क्या होता है, आपके ऑफिस में आपका रोल क्या है? मे बी आप एक वेब डेवलपर हैं, मे बी आप एक फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर है, मे बी आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं। वो आपका रोल है, ठीक है, वो आपका काम है। वैसे ही सर्वर के रोल्स होते हैं। कोई वेब सर्वर हुआ, कोई आपका फाइल सर्वर होता है, ये अलग अलग उसी वो सॉफ्टवेयर से ही उनके रोल्स डिसाइड होते हैं कि उस पर्टिकुलर सर्वर को किस तरह की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है। यहां देखिए, servers are hosts that have software installed on that enable them to provide information like email or web pages to other hosts on the network. Each service requires separate server software. हर तरह की सर्विस के लिए एक अलग तरह का सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। For example, a host requires web server software in order to provide web services to the network. मैं अभी आपको एक सर्वर और उसके रोल्स का एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्लाइंट्स तो हम लोग रोज देखते हैं। मैं अभी ब्रेक के बाद, जब भी ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं एक सर्वर भी यूज करता हूँ, मेरे बगल में ही रखा हुआ है। मैं उसके फंक्शनैलिटीज और उसके आपको रोल्स मैं स्क्रीन शेयर करके उसको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, याद दिलाना ब्रेक के बाद। मैंने करीब 4-5 सर्विसेज ही, 4-5 रोल्स ही उसको दिए हुए हैं जो हमारे ऑफिस में उनकी जरूरत पड़ जाती है। उतना एग्जांपल तो मैं दिखा ही सकता हूँ, जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उनके पास सर्वर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हर सर्विस के लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वही मैं आपको भी सॉफ्टवेयर इसमें करके दिखा दूंगा। याद जरूर दिला दीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, इससे सन्नाटा लग रहा है आप लोग अभी चले गए ब्रेक पे। एनीवेज,
Clients are computer hosts that have software installed that enable them to request and display the information obtained from the server. जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया ये क्लाइंट है, क्योंकि इस ये एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है, कोई भी वेब ब्राउजर एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है, ताकि ये सर्वर से रिक्वेस्ट कर पाए किसी पेज की। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल के सर्वर से रिक्वेस्ट की कि शो मी द पेज ऑफ दिस गूगल, तो किससे हेल्प की? मैंने पेंट ब्रश ओपन करके कोई रिक्वेस्ट किया है? मैंने नोटपैड से रिक्वेस्ट किया? मैंने कैलेंडर से रिक्वेस्ट किया? नहीं, मैंने इस वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट इससे कराया मैंने, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सो दिस इज अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर रहेगा तो मेरी मशीन क्लाइंट मशीन कही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम्स और जो कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह की सर्विसेज, जैसे ईमेल क्लाइंट, ये मशीन है जो ईमेल रिक्वेस्ट कर रही है। ये पर्टिकुलर जो मशीन है ये कहीं से ईमेल रिक्वेस्ट कर रही है। इस ईमेल जो जब ये रिक्वेस्ट करेगी तो इसमें से कौन रिप्लाई करेगा, जरा बताएंगे? ईमेल सर्वर सर। परफेक्ट, दिस ईमेल सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउजर क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट करेगा तो कौन रिप्लाई करेगा? वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र। परफेक्टली, दिस वेब सर्वर। और फाइल एक्सेस क्लाइंट फाइल सर्वर। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, चलो बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन हमारी जो आजकल की मशीनें हैं, जैसे हम ही लोगों का लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सारी सर्विसेज हम एक भी मशीन से तो कर सकते हैं। ये जो तीनों हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तीनों रिक्वेस्ट तो हम एक ही मशीन से भी तो कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं, करते ही करते। मैं अपने लैपटॉप पे गूगल का पेज भी ओपन करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे मेल्स भी चेक कर सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से फाइल भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं ही क्या, दुनिया के सारे लोग कर सकते हैं। रॉकेट साइंस बोलता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी सर्विसेज जब एक सिस्टम से करी जा सकती हैं, लेकिन अलग अलग तरह के क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ईमेल ओपन करने के लिए आप MS आउटलुक ओपन करते हैं या थंडरबर्ड यूज करते हैं। वेब पेज देखने के लिए आप गूगल क्रोम का, फायरफॉक्स का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। फाइल एक्सप्लोर करने के लिए आप विंडोज एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स अलग अलग है, मशीनें एक हो सकती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? यस सर। बिल्कुल उसी तरह ये जो सर्वर्स हैं, सर्वर्स भी सारे एक हो सकते हैं। एक ही सर्वर के अंदर ये सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकती है। एक ही सर्वर से ये तीनों जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, बस इनके सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होने चाहिए। ईमेल वाले के लिए ईमेल होस्टिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वेब सर्वर के लिए वेब होस्टिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फाइल सर्वर के लिए फाइल होस्टिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। थैंक यू। अब यहाँ देखो वही चीज एक्सप्लेन कर दी गई है। A computer with server software can provide services simultaneously to one or many clients. एक क्लाइंट की भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है और कई सारे क्लाइंट्स की भी, कई अलग अलग तरह के सर्विसेज की भी। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में ये जो सर्वर है ये ईमेल सर्वर भी है, वेब सर्वर भी है, फाइल सर्वर भी है। किस किस को सर्विस दे रहा है? एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ फाइल मांग रही है, एक ऐसी मशीन है जो ईमेल और वेब पेज मांग रही है, एक ऐसी मशीन है जो वेब पेज भी मांग रही है, फाइल एक्सेस भी मांग रही है, एक ऐसी मशीन है जो इन तीनों सर्विसेज को मांग रही है। तो एक ऐसा सर्वर जो इन तीनों तरह के सॉफ्टवेयर्स को रखा हुआ है, तीनों तरह की सर्विसेज को रखा हुआ है, किसी भी तरह के क्लाइंट को फुलफिल करा सकता है, किसी भी तरह के क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था सर। बिल्कुल पूछिए सर, ये व्हाट्सएप जो है ये क्या है, कैसा है ये, मतलब क्लाइंट सॉफ्टवेयर है या सर्वर सॉफ्टवेयर है? देखिए आजकल व्हाट्सएप कैसे चलता है, व्हाट्सएप में काफी चेंजेस आ गए हैं। जैसे एक ये आपका फोन है, एक ये आपके फ्रेंड का फोन है, ठीक है, जी। बीच में एक सर्वर लगता है
जिसके माध्यम से आपको एक डायरेक्शन मिलता है जाना कहाँ है। जैसे ये आप एक रजिस्टर्ड यूजर है, मान लीजिए आपका कोड है 110, कोड मतलब इन सेंस मतलब आपका जो भी फोन नंबर है, आपकी जो भी प्रोफाइल है, इनका है 111, ठीक है। एक डायरेक्शन इससे मिलती है। लेकिन आजकल व्हाट्सएप क्या कर रहा है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन कर रहा है। यस सर। जो मैसेजेस यहाँ से निकल रहे हैं वो आपके ही फोन पे पहले एनक्रिप्ट कर दिए जाते हैं जी। ठीक है। एक स्पेशल हैश की के द्वारा, पब्लिक की और प्राइवेट कीज होती हैं, इन हैश की मदद से इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया जा रहा है। एनक्रिप्ट करके इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन की है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जो भी की है, वो आपके सर्वर के पास भी नहीं है, वो सीधे आपके जो भी आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसके पास है, ठीक है। अब मैसेज रीडायरेक्ट करने के लिए सर्वर का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन सर्वर उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये की सर्वर के पास भी नहीं है, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ठीक है। यस। एडिशनली a single computer can run multiple types of server software। ये भी मैंने आपको बताया, एक सिंगल कंप्यूटर मल्टीपल टाइप ऑफ सर्वर सॉफ्टवेयर को चला सकता है, जिसका एग्जांपल मैं अभी ब्रेक के बाद आपको दूंगा अपने दूसरे वाले सिस्टम की स्क्रीन शेयर करके। In a home or small business, it may be necessary for one computer to act as file server, a web server, and an email server. Single computer can also run multiple types of client software। ठीक है, एक सिंगल कंप्यूटर पे, ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर दी कि एक कंप्यूटर पे हम मल्टीपल सर्वर सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क या P2P नेटवर्क क्या होता है। देखो, क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर जनरली तो अलग अलग कंप्यूटर्स पे होते हैं। एक क्लाइंट मशीन दूसरी होती है, वो किसी दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, दो अलग अलग मशीनें होती हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक कंप्यूटर ये दोनों सर्विसेज को एक ही टाइम पे कर रहा हो, कोई ऐसा सिस्टम जो क्लाइंट भी बन गया हो, सर्वर भी बन गया हो, ठीक है। In small business and homes, many computer function as server and client on the network both. This type of network is called a peer-to-peer network। इस तरह के नेटवर्क को हम peer-to-peer नेटवर्क कहते हैं। और सबसे सिंपल peer-to-peer नेटवर्क कौन सा होता है कि किसी भी वायर के थ्रू या वायरलेस दो कंप्यूटर्स को हम डायरेक्टली अगर कनेक्ट करा दें, ये दो कंप्यूटर मेरे सामने रखे हुए हैं, इधर से इसमें से वायर निकाला, इसको कनेक्ट करा दिया। दिस इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ P2P नेटवर्क या पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। हम इसमें से इसमें फाइल भेज रहे हैं, इसमें से इसमें फाइल रिसीव भी कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें ये जो मशीन है, ये सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह काम कर रही है, ये भी सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह काम कर रही है, ठीक है। कंप्यूटर दो से अधिक भी हो सकते हैं सर P2P। हाँ, दो से भी अधिक हो सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दो ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, देखो, मल्टीपल पीसीज कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू क्रिएट अ लार्जर पीयर टू पीयर नेटवर्क, बट दिस रिक्वायर्स अ नेटवर्क डिवाइस सच एज हब टू इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर। सिंपल है, कौन सी बड़ी बात है। अगर दो कंप्यूटर से ज्यादा हमको कनेक्ट कराने हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास तो हर सिस्टम में एक ही एक पोर्ट होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम डायरेक्टली कनेक्ट करें तो दो ही होंगे। तो हमें तीसरे नेटवर्क कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, हब या स्विच की, जिससे हम दो से ज्यादा नंबर के कंप्यूटर को हम कनेक्ट करा पाए। The main disadvantage of peer-to-peer environment is that the performance of a host can be slowed down if it is acting as both a client and server at the same time। Performance थोड़ी स्लो तो हो जाएगी, सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करेगा तो। In larger businesses, due to the potential for high amount of network traffic,
It is often necessary to have dedicated server to support the number of service requests. इनका ये कहना है कि कोई अगर बड़ा बिजनेस है तो हर काम के लिए अलग तरह के डेडिकेटेड सर्वर्स का यूज करो सर्विस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के। इससे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके बाद एक ही 2 स्लाइड है, आज वाला आपका पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे का भी हम लोग आज ही शुरू कर लेंगे। क्यों ना एक 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए इसको शुरू करने के पहले। ओके सर ओके सर ओके फ्रेंड्स, देन विल बी बैक बाय 10 मिनट्स। 10 मिनट में आते हैं, ठीक है? आप लोग भी चाय वाय पी लीजिए।